Hello friends, good morning. Have a nice day. Welcome to our channel Awesome Science. आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले तो पैरेलल लाइन क्या है एंड उसका ट्रांसवर्सल क्या है। पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइन क्या है और उसका पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले तो दो पैरेलल लाइन हम किसको कहेंगे, तो हम ये जानते हैं कि सपोज कि मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। अब आप देख सकते हो कि एल और एम है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर आप इसको डिस्टेंस बोलते हो कि यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ तो वो मेरा डिस्टेंस D1 है, यहाँ पे सपोज डिस्टेंस D2 है और यहाँ पे सपोज डिस्टेंस D3 है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैं बात बोल सकता हूँ कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 होगा, क्योंकि तीनों डिस्टेंस क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये लाइन एक पैरेलल लाइन है। अब दो लाइन पैरेलल लाइन है, इसका एग्जांपल भी हम जानते हैं कि ट्रेन की पटरी अगर हम ले लेते हैं तो ट्रेन की पटरियां है वो एक पैरेलल लाइन होगी। अब दो लाइन पैरेलल है मतलब कि दो लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी और दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है वो ऑलवेज इक्वल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या है। तो सपोज मान लो कि ये लाइन मेरी, मैं एक लाइन एल एम और ये एन लाइन ले रहा हूँ। तो ये एन लाइन है, आप देख सकते हो कि दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे। पेन चेंज कर देते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे एन लाइन है वो एल और एम दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम एन लाइन को उसकी ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं एंगल हमें कितने मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें दो टाइप्स के एंगल मिलते हैं। एक एंगल तो ये लाइन के इनसाइड वाले, कि जहाँ पे मैं नंबरिंग यहाँ पे सपोज नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है तो हमें टोटल 8 एंगल मिलते हैं। पर 8 एंगल में भी मेन टू टाइप्स की कैटेगरी है हमारे पास। कि फर्स्ट वन तो हमारा है कि हमें एक इंटीरियर एंगल मिलेगा जो इनसाइड में होगा, तो एक तो हमें मिलता है इंटीरियर एंगल और दूसरा होता है हमारे लिए एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमें दो टाइप्स के एंगल मिलेंगे, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 3 4 5 6 से 3 4 5 6 है वो आपको इंटरनल में मिल रहे हैं, मतलब कि वो आपके इंटीरियर एंगल है। और 1 2 7 8 है वो आपको एक्सटर्नल में बाहर की साइड मिल रहे हैं, मतलब कि वो आपके एक्सटर्नल एंगल है। तो यहाँ से फर्स्ट वन की अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तब आपको मेनली 8 एंगल मिलेंगे। उसमें 4 एंगल है वो इंटीरियर होंगे और 4 एंगल है वो आपके एक्सटीरियर एंगल होगी। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल की, कि जहां से ये हमें एंगल याद रखने हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है तो हमें इतने एंगल मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिस्ट आपको बना के दे रहा हूँ कि फर्स्ट वन तो हमें मिलेगा वो होगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। फर्स्ट वन जो मिलेगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। दूसरा है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड तीसरा हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें सेम प्लेन के इंटीरियर एंगल। मेनली ये तीन एंगल है, सेम प्लेन इंटीरियर एंगल और ये करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब यहाँ पे हमने बात की है कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल पहले तो मिल रहे हैं। तो 3 4 5 6 इंटरनल एंगल है, 1 2 7 6 है वो हमारे एक्सटर्नल एंगल है। अब मेनली बात करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल हम किसे कहेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए अगर हम ये एंगल लेते हैं तो इसके बाद वाला एंगल हमें छोड़ देना है, 3 छोड़ देना और 5। मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया हमारे, करस्पॉन्डिंग एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एंगल 1 एंड 5 करस्पॉन्डिंग एंगल होगी। सेम वे 2 एंड 6, 2 एंड 6 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। फिर उसी तरह से 3 एंड 7, 3 एंड 7 भी हमारे लिए करस्पॉन्डिंग एंगल होगी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7। और उसी तरह से 4 एंड 8 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। मतलब कि एक एंगल के बाद एक एंगल आपको ले लेना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की अगर मैं यहाँ पे लिस्ट बनाना चाहूँ तो करस्पॉन्डिंग एंगल की लिस्ट अगर हम बनाते हैं तो हमें कौन से एंगल मिलते हैं, पहले तो वो बात कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो उसके लिए हमें फर्स्ट वन मिलता है यहाँ पे 1 एंड 5, फर्स्ट ये मिलता है। दूसरा है 2 एंड 6, तीसरा में मिलता है 3 एंड 7 एंड 4 एंड 8, 3 एंड 7
एंड 4 एंड 8। ओके, तो ये हमें करस्पॉन्डिंग एंगल मिलते हैं। अब एक मैं बात कहने जा रहा हूँ, वो हमें याद रखनी है, वो हम थ्योरम में भी आगे पढ़ने वाले हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो मैंने लिखे एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो गए, एंगल 2 एंड एंगल 6 इक्वल हो गए, एंगल 3 एंड एंगल 7 इक्वल हो गए, और एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल हो गए। ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एंगल इक्वल होते हैं। फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि एक एंगल आपको लेना है, उसके बाद वाला एंगल छोड़ देना है, और उसके बाद वाला एंगल आपको ले लेना है, तो उसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होते हैं। उसके बाद दूसरा सब टाइप लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम किसे कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि आपको जहां पे जेड क्रिएट हो रहा हो, जहां पे जेड क्रिएट हो रहा है वो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। सिंपल तरह से अगर फिगर में आप देखो तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जेड कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक जेड इस तरह से क्रिएट हो रहा है और दूसरा जेड इस तरह से क्रिएट हो रहा है, मतलब कि ऐसी शेप हो रही है। तो ये एंगल मतलब यहाँ पे 3 है, और ये एंगल यहाँ पे 6 है। किसी भी तरह का जेड होना चाहिए दो पैरेलल लाइन में, तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी रिवर्स में भी आपको मिल सकता है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे जहाँ पे जेड क्रिएट हो रहा है वो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3, 6 एंड 4, 5 आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, 6, 3 एंड 6, 4 एंड 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरी बात कि आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये बात भी हम थ्योरम में ही पढ़ने वाले हैं आगे। यहाँ पे हम अभी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट चीज हमने बोली थी करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होगी। दूसरी चीज है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होगे। तीसरी बात है कि सेम प्लेन के इंटीरियर एंगल, मतलब कि एक ही साइड के इंटीरियर एंगल होने चाहिए। तो फिर से फिगर में आ जाते हैं सेम प्लेन के इंटीरियर एंगल, मतलब कि ये फिगर आपकी कुछ इस तरह की है। सपोज ये एल है, ये एम है और ये एन है। तो यहाँ पे जो एंगल है 4 एंड 6, 4 एंड 6, तो आप देख सकते हो दोनों इंटीरियर एंगल है और सेम प्लेन एक ही साइड में है, तो वो इंटीरियर एंगल होते हैं। सेम वे 3 एंड 5, तो सेम प्लेन के इंटीरियर एंगल हमारे पास यहाँ पे मिलेंगे हमें 3 एंड 5। लिख देते हैं सेम प्लेन इंटीरियर एंगल, सेम प्लेन इंटीरियर एंगल। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 3 एंड 5, 3 एंड 5, और दूसरा मिल रहा है 4 एंड 6। ये दोनों सेम प्लेन के इंटीरियर एंगल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेम प्लेन के जो इंटीरियर एंगल है वो दोनों का सम 180 होता है। ये बात आपको थ्योरम के दौर पे याद रखनी है, और आगे भी हम थ्योरम में भी पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली टोटल 8 एंगल होते हैं। इस टाइप के अगर दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तब आपको इस तरह से एंगल मिल सकते हैं। और ये एंगल आपको जो मिल रहे हैं, ये एंगल आपको जो मिल रहे हैं वो एंगल आपको 8 हो गए, उसमें से मेनली इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होता है। फिर उसमें आपको करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और सेम प्लेन के इंटीरियर एंगल मिलते हैं। तो वहां से आपको ये बात याद रखनी है कि किस तरह से आपको एंगल मिलते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। तो हमें इतना तो पता चल गया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल हम किसे कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, और सेम प्लेन के इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। अब थ्योरम आता है कि थ्योरम 6.3, एक्सोम 6.3 आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, तो एक्सोम 6.3 में हम आगे बढ़ते हैं। एक्सोम 6.3 में हमें दिया है कि इफ द ट्रांसवर्सल लाइन, मैं आपकी स्क्रीन पे डेटा लाने की ट्राई कर रहा हूँ। इफ द ट्रांसवर्सल लाइन आपको दिया हुआ है एक्सोम 6.3। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है if a transversal intersect two parallel lines then each pair of corresponding angle are equal। ये बात भी आपको याद रखनी है कि हमने प्रीवियसली जो लिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होते हैं, उसकी पेयर इक्वल होती है। तो एक्सोम 6.3 हमें ये बोलता है कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी, दो लाइन पैरेलल है और उसकी कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तब करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होते हैं। फिर हमें दिया है थ्योरम 6.2।
थ्योरम 6.2 में हमें ये बात बोली है कि इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कि दो लाइन एक दूसरे के ट्रांसवर्सल लाइन है तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल होते हैं। मतलब कि z आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए z याद रखना है कि जहाँ पे z क्रिएट हो रहा है वो z आपका इक्वल होगा। उसके बाद आपको आगे थ्योरम दिया हुआ है, ये सारे थ्योरम आपको याद रखने हैं। थ्योरम 6.3 में आपको बोला है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस दैट आर पैरेलल, टू लाइंस, ओके, ये इसका रिवर्स थ्योरम है जो आपने अभी पढ़ा है उसका रिवर्स थ्योरम, कि अगर दो लाइन पैरेलल है और उसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब इसका रिवर्स थ्योरम आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि अगर दो लाइन है वो एक दूसरे को, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, की एक ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो दो लाइन पैरेलल हो सकती है। मतलब की बात कुछ इस तरह से दी, ये आपकी एल लाइन है, ये आपकी एम लाइन है और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन सपोज एन है। तब आपको बोला है कि 1 एंड 2 इक्वल है, 4 एंड 3 इक्वल है। तब अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं ये बात डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तब दो लाइन पैरेलल होगी, मतलब कि एल पैरेलल एम होगा, वो बात मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ। फिर आपको दिया है थ्योरम 6.5, तो थ्योरम 6.5 में आपको ये बात बोली है, Theorem 6.5. Okay, if a transversal line intersect two lines, the pair of interior angles of the same side of a transversal is supplementary, then two lines are parallel. मतलब कि कुछ बात इस तरह से बोली है कि अगर दो सेम प्लेन के इंटीरियर एंगल आपके इक्वल है, सेम प्लेन के एंगल का सम 180 हो रहा है, यहाँ पे बात बोली है कि सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मतलब सम 180 हो रहा है, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि दोनों लाइन पैरेलल होगी। ये हमें थ्योरम 6.5 में दिया हुआ है। अब लाइंस पैरेलल टू द, नया टॉपिक आता है कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, वो पढ़ लेते पहले कि लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, कि अगर आपको कोई एक लाइन दी है वो पैरेलल है सेम लाइन को, मतलब कि कुछ इस तरह की बात हो रही है कि सपोज ये आपकी एल लाइन है, ये आपकी एम लाइन है और ये आपकी एन लाइन है। तीन लाइन है, अभी तक हमने दो लाइन का पढ़ा है और ये आपकी पी लाइन है सपोज। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि मैंने ये एंगल आपको दिया है 40 डिग्री है, बाकी के एंगल आपको फाइंड करना है। तो आप ये बात जानते हो, ये एंगल जहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ ब्लैक पेन से, वो एंगल, वो सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। ओके, अब ये आप देख सकते हो कि ये लीनियर पेयर एंगल है 40 और ये एंगल, तो ये लीनियर पेयर एंगल है, मतलब कि उसका सम क्या होना चाहिए 180, तो ये 140, तो ये भी 140 आएगा। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी 140। अब बात करते हैं ये एंगल की, तो ये 40 और ये 40 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब कि ये भी 40 होगा, ये 40, ये 40 करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाता है। और ये आपको मिलेगा 140, ये भी आपको मिलेगा 140 और ये भी आपको मिलेगा 140। तो इस तरह से आप करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज करके भी, यहाँ पे अगर मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज करता हूँ तो भी आंसर वही मिलेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक से ज्यादा आपको लाइन दी है कि ये पैरेलल इस तरह से है, तब आप ये यूज करके फाइंड कर सकते हो। इसके बाद दिया हुआ है हमें थ्योरम 6.6, तो थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि एक लाइन है, मैं आपके सामने स्टेटमेंट रख देता हूं कि एक लाइन है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, कि अगर यहाँ पे अगर यही बात हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से होगा कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो एल और एम है वो पैरेलल है और दूसरी एन लाइन है वो पैरेलल है एम या तो एल से, तो ये तीनों लाइन आपस में ईच अदर पैरेलल होगी। तो ये थ्योरम 6.6 हमें ये कहना चाह रहा है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 के लिए फर्स्ट वन में डेटा और फिगर दोनों साथ में ही आपको रख देता हूँ स्क्रीन पे। फोर्थ में हमें दिया हुआ है कि इन फिगर, आपको एक फिगर दी हुई है, एंगल एम एक्स पी क्यू पैरेलल आर एस। पहले तो आपको ये फिगर दे, पी क्यू और आर एस पैरेलल है,
और एम एक्स क्यू ये एंगल 135 है, एम वाई आर ये एंगल 40। तो आपको फाइंड करना एक्स एम वाई ये एंगल फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये एम पॉइंट में से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे थ्योरम 6.6 का यूज करके, क्योंकि आपस में वो पैरेलल होगी। अब यहाँ पे मैंने ए बी एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो आप सिंपली बात सोचो, ये 135 है, ये सेम प्लेन के इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये एंगल कितना होगा 45 का होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए, ये बात हम जानते हैं। अब ये देखो ये 40 है, तो ये लाइन और ये लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जेड क्रिएट हो रहा है। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको जेड दिखाई देगा, तो ये भी 40 होगा। हमें ये पूरा एंगल बोला है कितना होगा, तो आप देख लो एक्स एम वाई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एक्स एम बी प्लस बी एम वाई। तो 45 प्लस 40 मतलब 85। तो एक्स एम वाई एंगल क्या होगा 85 का। ये हमने ओरली फिगर में से सोल्व कर दिया है। अब हम सबसे पहले सोल्व करना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए बी ड्रॉ ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पे मैं बात लिख सकता हूँ कि एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि सेम प्लेन के इंटीरियर एंगल है। ओके, अब क्यू एम एक्स मुझे दिया हुआ है 135 प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल एक्स एम बी मुझे क्या मिलेगा 45। चलो एक काम तो हो गया, उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब एंगल दूसरा हम लिखते हैं कि एंगल आर वाई एम इज इक्वल टू एंगल बी एम वाई होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड क्रिएट हो रहा है आपका। तो आर एम वाई आपको 40 दिया है, देयरफॉर बी एम वाई भी आपका 40 होगा। ओके, इसको दूसरा नंबर बोल देते। अब मुझे एक्स एम वाई एंगल फाइंड करने को बोला है, तो एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू मैं ये बात लिख सकता हूँ एक्स एम बी प्लस बी एम वाई होगा। तो यहाँ पे 45 है प्लस 40 मतलब एक्स एम वाई मुझे क्या मिलेगा, एंगल एक्स एम वाई 85 होगा। ओके, तो एक्स एम वाई मुझे मिलेगा 85। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल 5 में हमें कुछ बोला हुआ है कि इफ ए transversal intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angle are parallel, then prove that two lines are parallel। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल 4 से चेंज है, हमें कुछ नई बात दी हुई है यहाँ पे, और वो ये है कि बाइसेक्टर एंगल का बाइसेक्टर मतलब क्या है, बाइसेक्टर का वर्क क्या है हम जानते हैं कि बाइसेक्टर है वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये आपके स्क्रीन पे डेटा है। अब देखो, आप देख सकते हो कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। तो हमें कुछ बात ऐसी दी हुई है, सपोज ये लाइन एम है, ये लाइन एम एल एम और ये हमारी एन लाइन है, तीन लाइन हमें दी हुई। अब इसका बाइसेक्टर बोला है, ये एंगल का बाइसेक्टर और ये एंगल का भी बाइसेक्टर, कुछ ऐसी बात बोली। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर पैरेलल। ये बाइसेक्टर है वो क्या है पैरेलल, हम इसके नेम दे देते हैं कि सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है। उधर की साइड की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने वहां पे नेम नहीं दी। अब देखो मुझे गिवन क्या है, गिवन कितनी चीज है कि इफ ए ट्रांसवर्सल टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, कि करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर है वो पैरेलल है। मतलब कि ये बात बोली हुई है कि बी सी पैरेलल ई एफ, ये बात दी हुई है, बीसी और ई एफ है वो एक दूसरे को पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को पैरेलल है। देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल, तब मुझे प्रूव क्या करना है, एल पैरेलल एम दिखाना है कि एल और एम है वो क्या एल और एम है वो पैरेलल है, ऐसी बात मुझे दिखानी है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कि बाइसेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर है, करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर है। मतलब कि यहाँ से ये बात मैं लिख सकता हूँ प्रूफ में। सबसे पहले तो एंगल ए बी
सी, वो क्या होगा, पूरा एंगल है उससे हाफ होगा ए बी डी का, और उसी तरह से बी ई एफ, वो क्या होगा, पूरा एंगल है बी ई जी, उसका हाफ होगा। अब मुझे बात ये बोलिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों पैरेलल है, ए बी सी और सॉरी जो दो लाइन ई एफ और ए बी सी पैरेलल है, मुझे ये दिया हुआ। अब ये दो लाइन पैरेलल है, यहाँ पे मैं बात लिख देता हूँ कि बी सी पैरेलल ई एफ है, तो ये बात मैं लिख सकता हूँ ए बी सी इक्वल टू बी ई एफ होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो वो इक्वल होगा। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल है तो वो इक्वल होगा। अब देखो एबीसी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एबीडी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं हाफ ऑफ बीजी लिख सकता हूँ। ओके, लिख देते, तो यहाँ से ये हाफ हाफ तो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, ए बी डी और बीई जी, ए बी डी और बीई जी, इतना बचेगा। अब ए बी डी और बीई जी क्या है, फिगर में आप देखो ए बी डी और बीई जी आपको क्या दिया है, ये वाला और ये वाला, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर दो लाइन, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, एंड सेम प्लेन के इंटरनल एंगल का सम 180 होगा। इससे रिवर्स कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो दोनों लाइन पैरेलल है, दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो दोनों लाइन पैरेलल है, और अगर सेम साइड के इंटरनल एंगल का सम 180 आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो दो लाइन है वो पैरेलल होगी। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहा है, मतलब मैं बात क्या बोल सकता हूँ कि दो लाइन पैरेलल होगी, एल पैरेलल एम, बाय यूजिंग द थियरम। आपको थियरम का नंबर याद नहीं है तो भी चलेगा, बस आपको ब्रैकेट करके थियरम लिख देना है। तो यहाँ पे हमें ये बात प्रूव करनी थी कि दो लाइन है वो दोनों लाइन है वो पैरेलल होगी। ओके, इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 6। तो 6 में आपको दिया हुआ है इन द फिगर, एक फिगर आपको दी हुई है और आपको बोला है डायमेंशन दिया हुआ है, y एंड z फाइंड करने को बोला है। मैं दोनों आपकी स्क्रीन पे रख देता हूँ कि आपको इस तरह का एक डेटा दिया हुआ है और साथ ही में आपको एक फिगर भी दी हुई है। ओके, फिगर भी ले लेते हैं हम। तो फिगर में आपको सिंपल सी पैरेलल लाइन दी है, तीन लाइन पैरेलल है ऐसी बात बोली है, और आपको एक्स वाई जेड के डायमेंशन फाइंड करने हैं। ओके, तो इस तरह से कुछ डेटा दिया हुआ इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, बी ई एफ अगर 55 है, बी ई एफ अगर ये एंगल 55 है, फाइंड द एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात बोलिए, देखो ई ए पैरेलल ए बी, ई ए पैरेलल ए बी बोला है, मतलब कि ये दोनों का सम 90 होना चाहिए, ये 55 है, तो ये कितना होगा, 35 हो जाएगा। ओके, तो एक एंगल तो हमें जेड मिल गया ऑटोमेटिकली 35। और अब बात करते हैं वाई एंड जेड की, तो वाई एंड जेड क्या होगी, तो ये 55 है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, अगर ये उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये भी आपका 55 होगा, और ये एक्स भी आपका 55 होगा। तो काफी इजी सम है। अब सोल्व करते हैं किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दिया है कि ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब कि एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए ई डी ले लो या तो बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और डी ई एफ। ओके, तो ए ई एफ 90 हमें बोला है, ए ई डी हमें जेड बोला है, और डी ई एफ हमें 55 बोला है, तो जेड का डायमेंशन हमें मिलेगा 35। ओके, एक क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है। अब मैं ये बात ले सकता हूँ कि ये 55 है तो एक्स और वाई इक्वल हो गए, एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, और थियरम भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो एक्स और वाई इक्वल हो गया, वो कितने हो गए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ई एफ पैरेलल सी डी है, मतलब वाई इज इक्वल टू 55 मिलेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब वाई 55 है तो एक्स क्या होगा, वो भी 55 होगा। तो इस तरह से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और हमें सिंपली एक्स और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने को बोला था, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल 6.2 खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 6.2। थैंक यू।